ग्रेजुएशन कब किया? सर 2015 में सर। हेलो, हाँ सर, लिंक भेज दिए। ग्रेजुएशन कब किया? सर 2015। ग्रेजुएशन का विषय क्या था? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। और अभी क्या कर रहे हैं? सर मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अपने ग्रेजुएशन करने के बाद से। तो 4 बार मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ, जिसमें 2 बार मेंस लिख चुका हूँ। फिर उसके बाद मैं बीपीएससी पहली बार 2019 में दिया था, तो उसका इंटरव्यू देने के लिए आपके सामने हूँ सर। ऑप्शनल विषय क्या है? सर ज्योग्राफी। बायोडाटा से देखने लगता है कि आपने ईसीई को जी सर। न तो कोई महत्व दिया, न उसका कोई उपयोग किया, और वेस्ट ही चला गया। जो इन्वेस्टमेंट आपके द्वारा, आपके फैमिली के द्वारा किया गया हो या गवर्नमेंट के द्वारा किया हो, आपको नहीं लगता आपने वेस्ट कर दिया? सर मैं उसको वेस्ट नहीं किया। मेरा प्लेसमेंट हुआ था अच्छी कंपनी में। फिर मैं पापा को दिखा दिया कि पापा मेरी प्लेसमेंट हो गई है, मैं चाहूँ तो ज्वाइन कर सकता हूँ जॉब। लेकिन मेरे अंदर से इच्छा है कि मैं सिविल सर्विस फील्ड में जाऊँ। तो अगर आप मुझे मौका देंगे जाने का तो मैं तैयारी करूँगा। तो फिर मेरे पापा इस पे मान गए, तो मैं तैयारी करने के लिए फिर सिविल सर्विस की तैयारी करने लग गया सर। 2015 से आप तैयारी कर रहे हैं, 2021 तक में आपकी उपलब्धि? सर मैं 2 बार यूपीएससी का मेंस दिया हूँ और बीपीएससी में पहली बार देकर इंटरव्यू देने आया हूँ सर। तो मतलब है आपने कमी नहीं होगी, इसीलिए आप यस सर, मैं 2 बार मेंस दिया। कहीं पे कमी मेरे अंदर थी जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो उसी बीच मुझे पढ़ाने का मौका मिला था एक कोचिंग में, तो कुछ दिन उसमें टीचिंग किया था। आपने जो ईसी किया मेहनत तो वेस्ट है, लेकिन आप बताइए प्रशासन में उसका क्या उपयोग हो सकता है? सर मेरा जो भी इंजीनियरिंग में अनुभव रहा है उसका इस्तेमाल प्रशासन में किया जा सकता है। आज जो टेक्निकल युग है, हर जगह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट बनाया जा सकता है। जैसे कि ई गवर्नेंस या फिर ई नाम चल रहा है, ई कॉमर्स चल रहा है, यहाँ इन सब जगहों पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका कि एडमिनिस्ट्रेशन ही नहीं, सिविल सर्विस के अन्य क्षेत्रों में भी इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है और कार्य को इफिशिएंट बनाया जा सकता है। ई गवर्नेंस की आपने चर्चा की। ई गवर्नेंस में 4E की चर्चा होती है। 4E क्या है? क्या सर? ई गवर्नेंस में 4E की चर्चा होती है। 4E क्या है? सर इफिशिएंसी, सर आई एम अनेबल टू रिकॉल सर, सॉरी सर। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन जो है, अभी कोरोना संकट में यस सर कम्युनिकेशन का क्या उपयोग हुआ? सर अभी जो कोरोना संकट में हर कोई होम अपने घर में रहने लग गया था, लॉकडाउन लग गया था, तो जहाँ कोई भी काम हो रहा था एजुकेशन से रिलेटेड जो भी इशू था, तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तरह तरह के मीटिंग आ गए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन शुरू हुआ, जैसे जूम ऐप आया। अभी हम और आप गूगल मीट पे सर कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं। तो ये कोरोना संकट में कम्युनिकेशन का ही यूज हो रहा है कि आप कहीं और बैठे हैं और मैं कहीं और बैठा हूँ और ऑनलाइन हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में ही नहीं हुआ, बल्कि अन्य ऑफिशियल यूज में भी इसका प्रयोग किया गया। आरोग्य सेतु ऐप सुना है आपने? यस सर। ये कैसे वर्क करता है? सर मैंने सुना हूँ लेकिन इसको भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। बिहार सरकार के द्वारा कोरोना संकट के दौरान ऐप चलाया गया। यस सर। बताएंगे ना सर? आरोग्य सेतु ऐप तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था, आरोग्य सेतु ऐप। मैंने पूछा बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो ऐप चलाए गए थे, उस ऐप का नाम बताएं। सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। संजीवन ऐप का नाम सुना है?
ये सर बहुत मेडिकल से रिलेटेड ऐप था सर। विकास सर, आपका वैकल्पिक विषय क्या है? सर ज्योग्राफी है सर। ज्योग्राफी। जी सर। ज्योग्राफी का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है? सर एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी जगह की एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए या फिर वहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए हमें उसका कोर वहाँ का ज्योग्राफिकल लोकेशन जाना भी जरूरी होता है। जैसे मुझे फॉर एग्जांपल और मुझे बिहार का डेवलपमेंट करना है या फिर चंपारण बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट उसका डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए मुझे वहाँ का ज्योग्राफी जानना जरूरी होगा। वहाँ का लैंड कैसा है, वहाँ पे लोकेशन कैसा है, वहाँ पे किस तरह के लोग रहते हैं, डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे रिसोर्सेज कैसे हैं, या फिर वहाँ की प्रॉब्लम चुनौतियाँ कैसी है, तो उसमें से फ्लड आता है, ये भी ज्योग्राफी में पढ़ पाएंगे कि फ्लड वहाँ पे आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, या फिर ड्रॉट की समस्या है। सर तो डेवलपमेंट के जितने भी बिंदु हैं ये सब ज्योग्राफी पढ़ के हमें इसके बारे में पता चलेगा, तो उस लोकेशन के बारे में हम अच्छे से कार्य कर पाएंगे। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या होता है? स्ट्रेटेजिक लोकेशन सर जिसका कोई भी पार्टिकुलर प्लेस जिसका एक स्पेसिफिक भूमिका हो किसी भी चीज़ के लिए, उसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन कहते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेटजी बनाई जाती है उस लोकेशन को लेकर। जैसे एक दो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी इंडिया के टर्म में बताइए। सर जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि हिंद महासागर में स्थित है, और उससे हम क्या कर सकते हैं कि चाइना के बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है हिंद महासागर में, उसको हम अपने स्ट्रेटेजिक लोकेशन अंडमान निकोबार सी से काउंटर कर सकते हैं। या उधर भी जो कुछ भी गतिविधि हो अगर हिंद महासागर में, तो हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, फिर लक्षद्वीप हो गया, ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक लोकेशन मिलते हैं। या फिर मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं ये भी हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हमारे लिए हमारी जो एक्ट ईस्ट इंडिया पॉलिसी है इसके लिए द्वार खुलते हैं ईस्ट एशिया में जाने के लिए, ये भी स्ट्रेटेजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हुए लाइक अगर हम चाइना की बात करें, नॉर्थ ईस्ट में कौन सा पॉइंट को आप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन मानते हैं? सर अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उस पर चाइना भी अपना क्लेम करता है, लेकिन हम क्लेम करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है। तो स्ट्रेटेजिकली अरुणाचल प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यू भी है वहाँ पे। ओके। अगर किसी कंट्री से इक्वेटर पास होता है, यस सर, भूमध्य रेखा, यस तो सर। कंट्री को क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज होता है? सर कोई भी कंट्री अगर इक्वेटर के अराउंड है तो वहाँ पे इक्वेटोरियल इन्वायरमेंट पाया जाएगा, वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होगा, लेकिन रेनफॉल होने के साथ साथ वहाँ पर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी। तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी भी रहेगी और काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल भी होगा। तो वहाँ के जो लोकेशन है और फिर वहाँ पे जो भी पॉपुलेशन रह रहा है वो इससे इफेक्ट होता है, या फिर यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उससे प्रभावित होते हैं। ओके, वेरी नाइस। कौन सा फॉरेस्ट कहलाएगा उस एरिया में जो फॉरेस्ट होंगे? सर एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का नाम ऐसे इक्वेटोरियल फॉरेस्ट ही होगा, लेकिन इसमें या फिर एवरग्रीन फॉरेस्ट उसको बोला जाता है। ओके, वेरी नाइस। बिहार का ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, यस सर, कहते हैं कि लैंडलॉक्ड है। यस सर, लैंडलॉक्ड है। एक लैंडलॉक्ड स्टेट के लिए यस सर, बहुत बार ऐसा स्टेटमेंट आया है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी, कि क्योंकि बिहार लैंडलॉक्ड स्टेट है इसीलिए बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइज नहीं हो पाता है। यस सर। इसका क्या अर्थ है? सर इसका मतलब ये हुआ कि लैंडलॉक हमारे जो सराउंडिंग स्टेट हैं, हमारा हर तरफ सराउंडिंग स्टेट है, हमारा कहीं भी ओपन सी में हम ओपन नहीं हो रहे हैं। जैसे कि अगर जितने भी कोस्टल स्टेट है हमारे देश में, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए हर चीज़ें प्रोवाइड कराई जा सकती हैं, क्योंकि ट्रेड के लिए उनके लिए ट्रेड मार्ग जो होगा वो आसानी से मिल जाता है। लेकिन बिहार के लिए हमेशा रोडवे पे डिपेंड होना पड़ेगा, हमें रोडवे या एयरवे पे, तो ये हमारे लिए काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए, चूँकि बिहार में सर कि हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी है, तो इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए हमें हर चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट अगर करते तो इंपोर्ट के लिए अगर जलमार्ग से उपयोग करते हैं तो काफ़ी वो अधिक मात्रा में इंपोर्ट भी कर पाएंगे, और फिर एक्सपोर्ट भी करना होगा तो भी हमारे लिए आसानी होती है। लेकिन चूँकि हम लैंडलॉक हैं इसलिए हमारी वो सुविधा हमें नहीं मिलती है। इनलैंड वाटरवेज एज ए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसका उपयोग किया जा सकता है, और
जैसे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय से शुरू भी किया गया था, लेकिन अभी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। और इस पर कार्य अभी के वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा भी इस पर कार्य किया जा रहा है, और हम फ्यूचर में उम्मीद कर सकते हैं कि इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक कॉरिडोर बना के ट्रांसपोर्ट को आसान किया जा सकता है। सर सर पहले बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, फिर बिहार पुलिस सर्विस, और उसके बाद में बिहार एजुकेशन सर्विस जो DEO का पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। यदि आपका चयन बिहार पुलिस सेवा के लिए होता है, यस सर। पुलिस सेवा में भी आपके नजर में क्या क्या सुधार होना चाहिए? सर पुलिस सेवा बहुत ही इम्पोर्टेंट एक विषय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका रोल हमेशा से रहा है और अभी भी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि पुलिस सर्विस पे लोगों का थोड़ा सा विश्वास कम हुआ है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है। तो हम चाहेंगे कि अगर मैं पुलिस सर्विस में जाता हूँ और जहाँ पर भी मेरी नियुक्ति होती है, पहला मेरा कार्य यही होगा कि लोगों का विश्वास बहाल किया जा सके, लोगों को विश्वास हो कि हाँ पुलिस हमारी मदद करेगी। क्योंकि बहुत जगह भी देखा गया है कि जो भी पिछड़े हुए इलाके हैं वहाँ पे पुलिस से बात करने से लोग कतराते हैं, पुलिस जाती तो लोग डर के भाग जाते हैं। तो लोग डर कर भागे नहीं हमें देखकर, हमें अपने दोस्त समझे और ये समझे कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, हम हेल्पफुल नेचर बनाए लोगों के लिए, ये सुधार करेंगे सर। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में स्नातक किया है, इंजीनियरिंग किया है। यस सर। इसके बाद इसको आप कैसे करेंगे आप? सर अभी टेक्निकल युग आ गया सर, डिजिटल युग हो गया, हर चीज़ डिजिटल किया जा रहा है। तो मैं अपना जो भी मेरा इंजीनियरिंग का जो भी एक्सपीरियंस है, मैं उसको इस रियल लाइफ में यूज करने का प्रयास करूंगा अगर मैं पुलिस सर्विस में जाता हूं तो। क्योंकि पहले जो बिहार सरकार के द्वारा यस सर, बिहार पुलिस सेवा के लिए कुछ ऐप भी बनाए गए हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े बहुत सारी चीज बनाए गए, उसके बारे में बताएंगे? सर बिहार सरकार बहुत कुछ की है, लेकिन मैं अभी उसको रिकॉल नहीं पा रहा हूँ, रियली सॉरी सर। आज तक पेपर पढ़े हैं? सर आज का द हिंदू पेपर पढ़ा था सर। बताइए आज का कौन सा जो चर्चित रहा? क्या सर? हेडलाइन सर एक पेपर में तो था कि UCC पे कुछ बात आया हुआ था, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, कि उसके लिए क्या लागू किया जाना चाहिए, कि देश में लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या सर? यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सर ये हमारे DPSP के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ एक उसका पार्ट है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब ये हुआ कि हमारे देश के जितने भी लोग रह रहे हैं उनके लिए सभी के लिए एक समान कोड बनाया जाए, जिससे उनकी लाइफ चल सके, जो किसी तरह का भेदभाव नहीं हो। अच्छा, यूपी में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया गया है? यस सर, लाया गया यूपी में। विरोध किया जा रहा है विपक्षी दलों के द्वारा। यस सर। विपक्ष के विरोध का आधार क्या है? विरोध होना चाहिए सर? हमारे जिस रेट से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, चाहे हमारे देश की जनसंख्या हो, इसमें यूपी हो, बिहार या कोई भी स्टेट हो, तो अभी वो समय और हमारी सोर्सेस लिमिटेड है, तो वो एक समय आ गया है कि हम जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए प्रयास करें। अब यूपी में जो भी जनसंख्या कानून लाया गया है, इसमें ये कानून है कि 2 बच्चों तक के लिए सही रहेगा, उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा जो जिनके बच्चे होते हैं उनको कुछ चीज़ों से वंचित रखा जाएगा। इसमें एक और था कि एक बच्चा अगर होता है तो उसको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाएगा, ये भी कानून था, मतलब कानून लाया जा रहा है। तो इसमें कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं सर, ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड विरोध हो सकता है, क्योंकि जनसंख्या अगर ये किसी भी जनसंख्या कानून जो भी लाया गया है पार्टिकुलर कम्युनिटी को हार्म ना करे, सबके लिए समान हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन किसी भी पार्टिकुलर कम्युनिटी को हार्म करता है तो फिर इसमें यही होगा कि हमारे देश की जो अखंडता है और फिर जो सेकुलरिज्म है वो किसी तरह से खतरे में ना आए, तो काफ़ी अच्छा है सिविल कोड, ये जनसंख्या कानून जो भी है। अच्छा ये बताएं आप कि नॉर्थ इंडिया का जो लैंड है या किस प्रकार बना? सर नॉर्थ इंडिया में सर जो असम वाला पार्ट है वो तो ब्रह्मपुत्रा नदी से लाए हुए उसके प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, उसके तरफ लाए हुए मिट्टी से बना हुआ है। फिर उसके बाद जो मेघालय के अराउंड का पार्ट है वो हमारे दक्षिण प्लेट्यू का पार्ट हो जाता है। फिर जो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम नीचे वाला पार्ट हो गया, हिल हो गया, वो हमारे हिमालय का पार्ट है सर। तो इसलिए ये जो नॉर्थ ईस्ट है, हिमालय, प्लेट्यू और समतल भूमि तीनों का मिश्रण है। ब्रिटिश सागर का कोई योगदान है?
यस सर, 33 का यूनान है। जब जिस वक्त हमारा ये निर्माण हो रहा था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब मूव कर रहा था यूरोपियन प्लेट की तरफ, उसी समय बीच में 33 सी था। तो काफी दिन बाद जब फोल्डिंग हुआ, 33 सी के फोल्ड होते होते ऊपर बढ़ता गया और हिमालय का निर्माण हुआ। और उसी 33 सी के फोल्डिंग का इफेक्ट है कि असम में अभी तेल का कुछ रिसोर्सेस मिला है वहाँ पे, मैरिन ऑर्गेनिज्म के रिसोर्स से, मैरिन ऑर्गेनिज्म के। बिहार में शिवालिक श्रेणी का कुछ हिस्सा है। यस सर। तो श्रेणी है। यस सर। कौन सी नदी निकलती है? सर बूढ़ी गंडक। श्रेणी का नाम बताएंगे? सुमेश्वर श्रेणी है सर। ऊपर जो पश्चिम चंपारण वाला रेंज है, वहाँ पर सुमेश्वर श्रेणी है, वहीं से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। अच्छा, जब आप ईस्टर्न पार्ट जाते हैं, यस सर, नॉर्थ बिहार में ईस्टर्न पार्ट में कौन सी नदी पाते हैं? नॉर्थ बिहार में ईस्टर्न पार्ट सर महानंदा नदी है शायद सर, महानंदा। और साउथर्न पार्ट में सर साउथ में तो सर फिर फल्गु नदी भी हो जाएगी। मोस्ट ईस्टर्न पार्ट सबसे अंतिम कौन? सर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, आई एम रियली सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, ओके। आज के लिए आपका ब्रेक हुआ है। यस सर। पहला जो आप ग्रेजुएशन